नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मालेगांव ब्लास्ट के 17 साल बाद सच आया सामने, सभी आरोपी बरी। 17 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ पर भारत की कड़ी नजर, लोकसभा में बोले पीयूष गोयल, राष्ट्र हित में लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर गिर सकती है गाज, धनंजय मुंडे की वापसी की अटकलें तेज। और छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी से गरमाया धर्मांतरण विवाद, आदिवासी लड़कियों को लेकर मचा बवाल। और अब खबरें विस्तार से। 17 साल, एक लंबा इंतजार, सैकड़ों गवाह, हजारों पन्नों की दलीलें और अंत में आया एक फैसला जिसने एक बार फिर देश की राजनीति और समाज को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की, जिसमें आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। इन्हें आतंकवाद का चेहरा बताया गया। इन पर भगवा आतंकवाद का ठप्पा भी लगा और आज कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव शहर, एक शांत शाम जब धमाका हुआ। ब्लास्ट हुआ एक भीड़भाड़ वाली जगह पर जहां रमजान का वक्त था और लोग नमाज पढ़कर लौट रहे थे। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। ब्लास्ट एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम था। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर निकली। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की और दावा किया कि यह हमला एक हिंदू चरमपंथी संगठन की साजिश थी। गिरफ्तारी हुई साध्वी प्रज्ञा की। फिर आया नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का। कहा गया कि उन्होंने अभिनव भारत नाम के संगठन के जरिए बम की प्लानिंग की और सप्लाई की। एटीएस ने दावा किया कि यह हमला मुस्लिम बहुल इलाके को टारगेट करने के मकसद से किया गया था। यहीं से उठे भगवा आतंकवाद जैसे शब्द और आग लग गई भारतीय राजनीति में। 2011 में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने फिर से जांच शुरू की और कहा कि एटीएस की जांच में कई खामियां थीं। आरोपियों को प्रताड़ित किया गया, कबूलनामे जबरन लिए गए और कई गवाहों को दबाव में लाया गया। 2017 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई। ट्रायल शुरू हुआ। 2018 में कोर्ट में 323 सरकारी गवाह और 8 बचाव पक्ष के गवाह पेश हुए। 10,800 से ज्यादा दस्तावेज कोर्ट में जमा हुए। 1,300 पन्नों की दलीलें पेश की गईं। और अब 2025 में 17 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साफ कहा, आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी मजहब हिंसा की इजाजत नहीं देता। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ये भगवा की जीत है। मेरी पूरी जिंदगी झूठे आरोपों में नष्ट हो गई। सन्यासी हूं इसलिए जिंदा हूं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश थी। फैसले को लेकर कर्नल पुरोहित ने खुशी और राहत जताते हुए कहा, I am extremely grateful first and foremost to my organization, which is known to hold the hand of their own soldiers and their own officers. I am repeating myself, there cannot be a better organization than the Indian Army. Please note this. It's a long wait, 17 years long wait, but the justice has prevailed finally. terrorism rhetoric being busted, how do हिंदी में you सर। So those things which are gone by are gone by. I will not make any statement which will have a political tinge. I was accused of something. Today I have been exonerated. I am out of it. I am happy about it. I am grateful to my lawyers, and especially I want to make a mention about my lawyer, late Mr. Shrikant Shivde. He is no more with us, but the fight which he made us fight, walk of the path which prevailed. My other lawyer who fought this case, Advocate Nandu Phadke, Sadanand Phadke, and the main fighters of this case, my young lawyers, that is Viral Babar,
his senior Amit Ghak, and the youngest amongst them, Yasir Khan. They were the main Bennett chargers in this case, and I'm extremely grateful to all of them. All of them, lawyers at Supreme Court, and subsequently who provided incessant support to us. Senior counsel Harish Sagar and Mukul Rohgi sir. And I must make a mention here that all these lawyers have fought this case pro bono. Okay, because they knew what the fact is. Okay, I am indebted to these people, and I shall remain under their debts because no amount of compensation is going to pull me out of this. जैसे ही फैसला आया, बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस पर हिंदू समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए। भगवा आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को फंसाया गया। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने कांग्रेस पर हिंदू समाज की बदनामी और षड्यंत्र का आरोप लगाया। कोई हिंदू भी होता है, क्योंकि भगवा दहशतवाद, सैफ्रॉन टेररिज्म जिसने कहा है, उसमें तो हिंदू भी कोई लोग हैं। तो इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। वैसा एलर्जी है ना, उसमें सबसे एक नंबर पे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की एक ही भाषा है। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की एक ही भाषा है। जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं वही कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं। इसलिए इनको कोई भी हिंदुओं की किस तरह से बदनामी हो सकती है। आज कोर्ट में क्या सिद्ध हो गया कि जो कोई विटनेसेस दिए थे वो खड़े हो नहीं सके, जो कुछ भी प्रूफ दिए थे वो सब झूठे निकले। मतलब इन्होंने एक फर्जीवाड़ा तैयार कर दिया था, झूठा केस तैयार किया था, और हिंदू समाज की बदनामी कैसी हो इसके लिए इन लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे। सारी की सारी गवर्नमेंट यंत्रणा लगाई थी। मतलब इनको हिंदुओं को झूठा ही ठहराना था। हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे ही जमीन पे रह के, हमारा ही खाके, हमारे से ही बड़े होके जमीन से अगर ये लोग अगर नमक हरामी करते रहेंगे ना, तो इनको सजा ही मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मीडिया ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या भगवा आतंकवाद कहना गलत था? जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का निकाल आया है, इसके कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना यह है, सबसे बड़ा अर्थ यह है कि यह कांग्रेस की विकृत राजनीति को मिला हुआ तमाचा है। क्योंकि सबसे पहले हिंदू दहशतवाद, यह शब्द कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने यूज किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार जी ने अलीबाग में यही कहा था, और चिदंबरम जो कांग्रेस के गृह मंत्री रह चुके हैं, प्रमुख नेता है, वो बार बार ये कहते रहे हैं, यह हिंदू दहशतवाद और हिंदू समाज को पूरे
विश्व में एक बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जिसके तहत एक साध्वी को इसमें अरेस्ट किया गया, एक मिलिट्री के अधिकारी को अरेस्ट किया गया और जिसके कोई उसको कुछ है नहीं, जिसमें कोई प्रूफ नहीं, ऐसा खटला चलाने की सालों कोशिश करते रहे। 2018 में एनआईए ने तो बाकी सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। आज फिर एक बार मालेगांव कोर्ट ब्लास्ट के केस में ये सारे आरोपी बरी हो गए। सत्यमेव जयते है ही, लेकिन हिंदू समाज की बदनामी करने की कोशिश जो कांग्रेस ने की है, उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस की ओर से आया जवाब, आतंक का कोई रंग नहीं होता। जो निर्णय है आतंकवाद के खिलाफ, बॉम्ब स्फोट के खिलाफ, ये महाराष्ट्र में इसी महीने में आए हैं। एक बॉम्बे का बॉम्ब स्फोट का मामला था, जिसके उसका नतीजा आने के बाद, उसका वर्डिक्ट आने के बाद तुरंत बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात कही थी, अब ये भी एक दहशतवादी हमला है। तो क्या वो उसी भूमिका को दोहराएंगे या एक हमले में एक दहशतवादी हमले में एक भूमिका और एक दहशतवादी हमले में एक भूमिका, इस प्रकार से रवैया करेंगे? ये देखना होगा। दहशतवाद को कोई धर्म नहीं होता, दहशतवाद की कोई भाषा नहीं होती, दहशतवाद का कोई मजहब नहीं होता, दहशतवाद का कोई रंग नहीं होता। ये दहशतवाद की जो लड़ाई है, ये तिरंगे की आन बान शान की लड़ाई है, उसी को उसी की नजर से देखना चाहिए। 17 साल बाद आए इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए। क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी? क्या एटीएस की जांच वाकई फर्जी थी? और सबसे अहम, क्या भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक शब्द था या कुछ और? सवाल बहुत है, जवाब अदालत ने दे दिए हैं, लेकिन देश की राजनीति अब और गर्म होने वाली है। सवाल वही है, आतंक का क्या कोई रंग होता है या वो भी सियासत के रंग में रंगा जाता है? और अब बात करते हैं मालेगांव ब्लास्ट से ही जुड़ी। 2008 में मालेगांव में आज मुंबई की स्पेशल अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में निराशा का माहौल है। मृतकों में से एक सैयद अजहर सैयद निसार के पिता ने फैसले को अन्याय बताते हुए कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही पीड़ित परिवारों ने यह भी आरोप लगाया है कि कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी की है। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले का फैसला निराशाजनक है। विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए। उन्हें उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। जानबूझकर की गई खराब जांच अभियोजन पक्ष ही बरी होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी? जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अब इस पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि सरकार इस फैसले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और राष्ट्र हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलन और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इस समझौते के पहले चरण को अक्टूबर या नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ 5 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था, जो अब 1 अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया गया था। इस बीच भारत अपनी रणनीति तय कर रहा है। पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये भी कहा कि सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भारत विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे वैश्विक दबाव हो या आर्थिक चुनौतियां, देश के किसानों और हितधारकों के हितों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ा फेरबदल होता दिख रहा है। मोबाइल पर ऑनलाइन रमी खेलते हुए कैमरे में कैद हुए कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे से अब मंत्रालय छीना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी नेता सुनील तटकरे के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब बड़ा सवाल है कि कोकाटे की जगह कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी।
इस बीच पूर्व कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने फिर से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वो एक बार फिर इस अहम मंत्रालय की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए हैं। धनंजय मुंडे ने खुद मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें दोबारा कृषि विभाग सौंपा जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री कार्यालय और एनसीपी के आला नेताओं पर निर्भर करेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 कैथोलिक नन समेत 3 महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद बवाल मच गया है। जीआरपी पुलिस ने 25 जुलाई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सिस्टर प्रीति मैरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और नारायणपुर की सुकमन मंडावी को हिरासत में लिया है। इन पर आरोप है कि ये तीनों बस्तर की 3 आदिवासी लड़कियों को नर्सिंग की नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जा रही थी। पुलिस को शक हुआ कि असल मकसद था धर्मांतरण कराना। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्हें नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन उनके परिवारों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस बीच एक युवक से मिली डायरी में कई पादरियों के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य लड़कियों की तस्वीरें पाई गई हैं, जिससे बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 143, छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट और पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर राज्य की सियासत भी गरमाने लगी है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान के बाद सियासी तूफान ला दिया है। ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कहा और इस पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का तीखा रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, मुझे खुशी है कि ट्रंप ने ये सच कहा। ये बात हर कोई जानता है, बस प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है और ये सब अडानी की मदद के लिए किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि भारत और रूस मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को गिरा सकते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बयान ने जहां कूटनीतिक बहस को जन्म दिया है, वहीं देश की राजनीति भी गर्मा गई है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई डेड हो चुकी है या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है? जवाब आने अभी बाकी है। कोलकाता से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बांग्लादेशी मॉडल को फर्जी भारतीय दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला की पहचान शांता पॉल के तौर पर हुई है, जो पहले एयर होस्टेस थी और फिर मॉडलिंग में आ गई। पिछले 6 सालों से वो कोलकाता के विक्रमगढ़ इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस की एंटी राउड सेक्शन ने छापेमारी कर शांता को उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया है, जहां से उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, बांग्लादेश का शिक्षा प्रमाण पत्र, एयरलाइन आईडी कार्ड और भारतीय वोटर आईडी व आधार कार्ड मिले हैं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ये फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए। लाल बाजार पुलिस ने इसके लिए UIDAI, चुनाव आयोग और खाद्य विभाग से संपर्क किया है, ताकि पता लगाया जा सके कि किस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मिले। फिलहाल शांता के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से अपनी पारी से फैंस को निराश कर बैठे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में उनका खराब फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस बार भी उन्हें नहीं बख्शा।
जैसे ही जायसवाल का विकेट गिरा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कोई उन्हें वन मैच वंडर बता रहा है तो कोई कह रहा है बस IPL तक ही थे शेर। मीम्स भी भरमार हैं और आलोचना इतनी तेज कि खुद यशस्वी भी शायद दोबारा सोचें कि कहां चूक हो रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अब उनके लगातार फ्लॉप शो को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि BCCI की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहा तो टीम में उनकी जगह भी खतरे में पड़ सकती है। क्या यशस्वी वापसी कर पाएंगे या एक बार फिर एक उभरता सितारा गुमनामी की ओर बढ़ रहा है? जवाब आने वाले मैचों में पता चलेगा। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।